औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पे कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल पे दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट्स करें ताकि मेरी दिलजोई भी हो और मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने में मदद भी मिल सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैंने पाकिस्तान के जितने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक हैं उनकी मरहलावार वीडियो शुरू की हुई हैं और आजकल कुछ ज़्यादा एक साथ हो गया मुशर्रफ पे, क्योंकि ये एक वो दौर है, इसका वो टेन्योर है को जिसे पाकिस्तानी अवाम आने वाली नस्लें और तारीख़ कभी भी नहीं फरामोश कर सकती। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें मेरा अपना ज़ाती कोई मुफाद नहीं है, मेरे ज़ाती कोई राय नहीं है। मैं मुल्की और गैर मुल्की बुक्स के सहारा लेके, तजिया निगारों का, माहरीन का सहारा लेके और उनके अपने साथी जो फ़ौजी अफसरान ख़ुद नोश्त या ज़ाती डायरे लिखते हैं उनका हवाला लेके या मुल्की और बैनुल अक़वामी अखबारों का सहारा लेके उनकी मदद से मैं ये जो आप तक सच पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जी आज की नई किस्त। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के श्रीलंका रवाना होने के बाद 9 अक्टूबर 1999 को एक 3 स्टार जनरल वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मिलने आए और दरख्वास्त की कि उन्हें फ़ौज से कबल अज़ वक्त रिटायर्ड करके FFC यानी फ़ौजी फर्टिलाइज़र का सरबराह लगा दिया जाए ताकि वो रिटायरमेंट के बाद खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। पाजी चौपड़ियाँ नाले दो आप देखें, मैं बात वही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सिविलियन सारे ही बदमाश हैं, सारी करप्ट हैं, सारी 2 नंबर हैं कि हमारी अक्सरियत 90% इस टाइम जो की पोस्टें हैं ना डिपार्टमेंट्स की, वो देख लें उसमें रिटायर फ़ौजी हैं। उस दर भी माशाल्लाह लाखों में वो पेंशनें लेते हैं और इधर भी लाखों में सैलरी लेते हैं। क्यों? बाकी अवाम कहाँ जाएगी जहाँ हमारे ख़ास का यूथ 18 से 28 साल तक बेरोज़गार फिर रही है और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ अपने हाथों में लेके फिर रही हैं। इतने इतने इंटेलिजेंट बच्चे बड़े रुल रहे हैं और आखिर कई उनमें से जराइम का मरतकब होते हैं। वजह क्या है कि की पोस्टें और दूसरी पोस्टें जो है ना पोस्टों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। माशाल्लाह वज़ीर आज़म दिल ही दिल में इस फौजी अफसर की सादगी पर हैरान तो हुए मगर खामोश रहे। इस 3 स्टार जनरल का नाम ज़ियाउद्दीन ख्वाजा है जो उस वक्त DGISI थे और वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ महज 3 दिन बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर उन्हें सबा सलार बनाने का फैसला कर चुके थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा का ख्याल है कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने उजलत में सिपा सलार तब्दील करने का फैसला 12 अक्टूबर 1999 की सुबह एक हंगामी फ़ोन कॉल सुनने के बाद किया। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ रुकन असम्बली जावेद अली शाह की दावत पर मुल्तान के नवाही शहर शुजाबाद में जलसे से खिताब करने पहुँचे थे। अगरचा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के तर्जमान सदीक अल फ़ारूक की किताब सुर्खरू कौन में किसी भी किस्म की फ़ोन कॉल की तरदीद करते हैं, मगर हकीकत यही है कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसके बाद उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। अहम तरीन सवाल तो है कि मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाने का फैसला कब किया और 12 अक्टूबर का मार्शल आर्मी चीफ को हटाए जाने का इज़्तिरारी अमल था या फिर एक सोचा समझा मंसूबा था जिस पर अमल दरामद की तफसीलात बहुत पहले से हो चुकी थी और यहाँ तक कि फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जा चुकी थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में दावा करते हैं कि 12 अक्टूबर की शाम तक कू का कोई वजूद ना था। परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक कू दरअसल मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ किया और फ़ौज की तरफ से की गई कार्रवाई दरअसल जवाबी कू थी, लेकिन घर के भेदी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ जो उस वक्त DGMO थे और हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए की गई कार्रवाई उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन ना थी। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस मौक़िफ़ को गलत करार देते हैं। जनरल शाहिद अजीज़ अपनी किताब ये खामोशी
कहाँ तक में लिखते हैं कि श्रीलंका रवाना होने से पहले न सिर्फ मार्शल लॉ लगाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, बल्कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ और रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद को हुकूमत का तख्ता उलटने के अहकाम भी जारी कर चुके थे। मुतबादल मनसूबे के तौर पर हेलीकॉप्टरों पर SSG कमांडोज के ज़रिए कार्रवाई की तैयारियां भी की जा चुकी थी। न सिर्फ 111 ब्रिगेड को तैयारी का हुक्म दिया जा चुका था, बल्कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर से यूनिटों को खतूत भी लिखे जा चुके थे। आर्मी चीफ को जब भी मुल्क से बाहर जाना होता है तो सीनियर तरीन कोर कमांडर को कायम मुकाम आर्मी चीफ बनाया जाता है। यही वजह है कि कारगिल ऑपरेशन के दौरान जब परवेज़ मुशर्रफ चीन गए तो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल सईद अल जफर को कायम मुकाम आर्मी चीफ बनाया गया, मगर श्रीलंका जाते वक्त फ़ौज को बगैर कमांडर के छोड़ दिया गया, क्योंकि कोर कमांडर पेशावर को कायम मुकाम आर्मी चीफ बनाए जाने की सूरत में 12 अक्टूबर के गैर आइनी मनसूबा पर अमल मुमकिन न था। मियां नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को हटाने का फैसला किया तो अपने स्टाफ में से सबसे पहले मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को एतमाद में लिया। इतवार का दिन था। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल जाती उम्रा पहुँचे तो वज़ीर आज़म चहलकदमी के बहाने इन्हें लॉन में ले गए। वज़ीर आज़म ने मिलिट्री सेक्रेटरी से इनका मोबाइल फ़ोन ले लिया, ज़ाती मोतमद शकील को आवाज़ दी, अपना और मिलिट्री सेक्रेटरी का फ़ोन उसके हवाले किया ताकि जो बात वो कहने जा रहे थे रिकॉर्ड ना हो सके। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने खदशात का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसी सूरत में कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद जवाबी वार ज़रूर करेगा, मगर मियां नवाज शरीफ अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार न थे। 11 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने अबू धाबी जाने का फ़ैसला कर लिया। इस दौरे का मकसद तो बज़ाहिर शेख ज़ैद बिन अल नहयान की इयादत करना था, मगर करीबी साथी बताते हैं कि जासूसी के खदशात के पेश नज़र अंदरून मुल्क मशावरत मुमकिन न थी, इसलिए अबू धाबी जाने का फ़ैसला किया गया। अब तक सिर्फ 4 लोगों को ये बात मालूम थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बनाने का फ़ैसला कर लिया है। और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इन 4 अफराद को ही साथ लेकर अबू धाबी गए। इन 4 अफराद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा शामिल थे, जिनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जानशीन बनाया जा रहा था। वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को एक रोज़ कबल एतमाद में लिया जा चुका था। वज़ीर आज़म के फर्जंद हुसैन नवाज और स्पीच राइटर नज़ीर नाजी को इसलिए साथ ले जाया गया कि वो परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी के बाद वज़ीर आज़म के कौम से खिताब का इब्तदाई मसवदा तैयार कर सकें। 12 अक्टूबर के दिन सूरज तुलू हुआ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, लेकिन यही सूरज जब मारगला के पहाड़ों की ओट ग़रूब हो रहा था तो साथ ही मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार का सूरज भी ढल चुका था। इस फैसला कुन दिन का आगाज़ शुजाबाद के फ़ैसले से होना था। वज़ीर आज़म का खुसूसी तैयारा मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा तो मियां नवाज शरीफ की हदायत पर 3 अफराद को जहाज़ में ही रुकने को कहा गया और उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। जहाज़ में रुकने अफराद में वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज, चेयरमैन PTV परवेज़ रशीद और मारूफ सहाफ़ी नज़ीर नाजी शामिल थे, जिनका मकसद वज़ीर आज़म के कौम से खताब के मसवदे को हतमी शक्ल देना था। वापस रवाना होते वक्त सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार अली ख़ान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी को ये पैगाम दिया गया कि वो दोपहर 3 बजे चकलाला एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म से मिलें। जहाज़ लैंड होने पर मियां नवाज शरीफ नीचे उतरे तो उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। इफ्तिखार अली ख़ान ने कहा, अगर आप जनरल तारक परवेज़ से मुतल्लिक़ बात करना चाहते हैं तो वो मामला ख़त्म हो चुका और उनकी रिटायरमेंट के अहकाम जारी हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा, इस इशू को भूल जाएँ, मैंने परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को नया आर्मी चीफ लगाने का फ़ैसला कर लिया है। जनरल इफ्तिखार ये सुनकर हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, सर ये बहुत संजीदा नौयत का मामला है। वज़ीर आज़म ने कहा, जनरल साहब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। जनरल इफ्तिखार ने कहा, सर क्या आपने काबीना से मशावरत की है? कम अज़ कम चौधरी निसार और अपने भाई मियां शहबाज शरीफ से मशावरत कर लें। मियां नवाज शरीफ ने कहा, जनरल साहब मशवरे लेने का वक्त गुजर चुका। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट पहुँच कर मियां नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी
दिफा को कहा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की माजूली और जनरल ज़ियाउद्दीन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। सेक्रेटरी दिफा ने कहा जब तक इन्हें तहरीरी तौर पर हुक्म नहीं दिया जाता वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दिफा को घूर कर देखा और कहा तुम डरपोक आदमी हो, मुशर्रफ से डरते हो। कुछ ही देर में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी ने तहरीरी हुक्मनामा तैयार कर लिया तो मियां नवाज शरीफ सदर मुमलकत से मंजूरी लेने के लिए ये समरी लेकर खुद ईवान सदर चले गए। सदर रफ़ीक तारा ने माजूली के अहकाम देखने के बाद इन पर सी लिखा और फिर दस्तखत कर दिए। यूँ कानूनी और आइनी एतबार से जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबका आर्मी चीफ हो गए कि नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की देने के लिए वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल मलिक ने अपने कंधे से स्टार्स उतार कर दिए, मगर इन्हें आवेज़ा करने के लिए पिन नहीं थी तो माचिस की तीली से काम चलाया गया। PTV का अमला कमांड की तब्दीली के ये मनाज़र रिकॉर्ड कर चुका था। शाम 5 बजे PTV पर खबर नशर हो गई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को माजूल करके लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। खबर नशर होने के आधे घंटे बाद ही यानी 5:30 बजे 111 ब्रिगेड का फौजी दस्ता एक मेजर की क़यादत में PTV की इमारत में दाखिल हो चुका था। अगर जवाबी कू की बात दुरुस्त होती तो फौज को नकलो हरकत करने में यकीनन कुछ वक्त ज़रूर लगता, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दावों के बरक्स इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की तैयारियां पहले से मुकम्मल थीं। PTV MD यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म हाउस को फौजी दस्ते की PTV आम की इतला दी तो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल मलिक अकेले ही PTV का कब्ज़ा वापस लेने के लिए निकल खड़े हुए। उन्होंने मेजर की कनपट्टी पर पिस्टल रख दिया और तमाम फौजियों को हथियार डालने का हुक्म दे दिया। हथियार डालने पर इन फौजियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की माजूली की खबर एक बार फिर चलने लगी। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की माजूली की खबर नशर हुई तो DGMO लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ घर पहुंचकर जूते और जराबे उतार रहे थे। जब वो हंगामी तौर पर गाड़ी में बैठकर घर से निकले तो साथ वाले घर में जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा की अहलिया अपने शोहर के आर्मी चीफ बनने की खुशी में मिठाइयाँ बांट रही थीं। जनरल अजीज़ और जनरल महमूद अहमद टेनिस खेल रहे थे। वो दोनों भी दौड़कर GHQ पहुंचे और 111 ब्रिगेड के JOC ब्रिगेडियर सलाउद्दीन सत्ती को पेशकदमी के अहकाम जारी किए। ब्रिगेडियर सत्ती के अहकाम पर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अली ने मुहाफ़िज़ दस्ते के ज़रिए ही ईवान वज़ीर आज़म को सील करवा दिया, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जावेद सुल्तान ने ईवान सदर की सिक्योरिटी पर तैनात फौजी दस्ते के ज़रिए ईवान सदर के दरवाजे बंद करवा दिए। कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद अली वज़ीर आज़म हाउस के फैमिली विंग में दाखिल हुए, जहाँ नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन ख्वाजा, नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकरम और नए कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल सलीम हैदर मौजूद थे। ये वो मौका था जब अफवाज पाकिस्तान के एक जूनियर अफसर ने सीनियर जनरल पर असला तान लिया। अब इसमें थोड़ा सा देखें जी, बात यह है कि यानी कि हर कोई अपने मकसद को पूरा करने की सोचता है। अब ये वो वक्त था कि फ़ौज के 2 धड़े आमने सामने आ सकते थे, क्योंकि लीगली तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है अपना वो माजूल हो चुके थे और नए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो ज़ियाउद्दीन ख्वाजा थे लीगली। अब अगर वो कुछ ऐसा करते थे, कुछ फ़ौज के हिस्से उसके साथ शामिल हो जाते, कुछ तो क्या हो जाता, यानी फ़ौजें आमने सामने आ जाती, सिविलियन भी बढ़ जाते, कुछ इधर हो जाता, कुछ यानी एक खाना जंगी की कैफियत हो सकती थी। ये मेरे में अपनी राय है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चालें थी। लेकिन बात ये है कि हमने तो एक चाल चल के सिर्फ अपने ज़हनी सुकून के लिए कारगिल पे ज़िल्लत उठा ली। यहाँ भी कुछ होता तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ना था, उन्होंने तो अपना मकसद हल करना था। जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा ने फौजी दस्ते की क़यादत करने वाले लेफ्टिनेंट को कहा अपने जवानों से कहो हथियार फेंक दे, जबकि कर्नल शाहिद अली ने मुतालबा किया कि आप अपने गार्ड्स को कहें कि हथियार डाल दें। जनरल ज़ियाउद्दीन ने पूछा तुम किसके अहकाम पर अमल कर रहे हो? शाहिद अली गलत बयानी से काम लेते हुए कहा कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अहकाम पर यहाँ आए हैं और उनकी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बात हुई है। जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा ने कहा अब वो आर्मी चीफ नहीं रहे, ये अहकाम गैर कानूनी है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अली ने कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। इस दौरान नए CGS लेफ्टिनेंट जनरल अकरम ने भी तहकमाना अंदाज में बागी फ़ौजियों को हुक्म दिया कि सरेंडर कर दें, लेकिन
पासा पलट गया। कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस फतह कर लिया गया और यूँ एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने ही मुल्क यानी पाकिस्तान को तीसरी बार फतह कर लिया जी माशाल्लाह, क्या कहा जा सकता है। 7:30 बजे तक PTV की नशियात बंद हो चुकी थी और टेक ओवर की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी, मगर अभी एक सनसनीखेज ड्रामे का ड्राप सीन बाकी था। वो ड्राप सीन क्या था जी? जनरल परवेज़ मुशर्रफ कोलंबो से कराची लाने वाली परवाज़ PK 805 अभी तक हवा में मुअल्लक थी। अमूमी तासर तो यही है कि इस जहाज़ को लैंड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था। बताया जाता है कि कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उस्मानी की हिदायत पर मेजर जनरल इफ्तिखार अली ख़ान ने एयर कंट्रोल रूम जाकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को लैंड करवाने के इंतज़ाम मुकम्मल किए। यूट्यूब पर इसकी वीडियो मौजूद है जी, इनका यानी वो जो कन्वर्सेशन होती है कंट्रोल रूम से जहाज़ के पायलट और दूसरे आप ये देख सकते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की खुद नोइस्ट के मुताबिक 7:45 तक जवाबी को मियां नवाज शरीफ को शिकस्त दे चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मेजर जनरल इफ्तिखार अली खान ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से रब्ता किया तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह तस्दीक करने के लिए कि वाकई वो जनरल इफ्तिखार से ही बात कर रहे हैं, उससे पूछा क्या तुम मेरे कुत्तों के नाम बता सकते हो। डर था ना, नीचे उतना कहीं पकड़ना न जाऊँ, हर कोई को अपना डर भी होता है ना। जनरल इफ्तिखार ने कहा जी सर, डॉट एंड बडी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा थैंक यू इफ्तिखार, महमूद अजीज़ को बता दो कोई मुल्क छोड़कर जाने ना पाए। यूँ कई घंटे के सनसनीखेज ड्रामे के बाद PK 805 कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई, मगर इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा का ख्याल है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जानबूझकर फ़ज़ा में मंडलाते रहे और तब तक लैंड न किया जब तक कि इक़्तिदार पर कब्ज़ा की कार्रवाई मुकम्मल ना हो गई हो। अगर आप ज़ियाउद्दीन ख्वाजा का इंटरव्यू देखें तो सच्ची बात यही लगती है और हकीकत भी यही है जी, क्योंकि कराची में वाकई ही इनके अपने एयर बेसिस मौजूद हैं और वो किसी भी एयर बेस पर लैंड कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे पहले ज़मीन पर मुकम्मल कंट्रोल फ़ौज संभाले और उसके बाद वो अपने जहाज़ को लैंड करवाएं। रात के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कौम से खिताब किया और मेरे अजीज़ हम वतनों की सदा एक बार फिर सुनाई दी। अगले दिन के तकरीबन तमाम अखबार बशमूल डॉन फ़ौजी इनकलाब से भरे पड़े थे, मगर इन खबरों में 3 घंटों के इस सेपा सलार का कोई जिक्र न था जिसे अब कैद तन्हाई में डाल दिया गया था। जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कम तरीन मुद्दत के लिए बनाए गए सिपा सालार हैं। फ़ौजी इनकलाब के बाद यह प्रोपेगेंडा किया गया कि जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा आर्मी चीफ बनने के लिए अहल नहीं थे क्योंकि कभी उन्होंने कोर कमांड नहीं की। हालांकि इस प्रोपेगेंडा का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा ने सिर्फ कोर कमांड गुजरों वाला रहे, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ बने तो उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन को चीफ ऑफ स्टाफ बनाने की पेशकश भी की, मगर मियां नवाज शरीफ इन्हें DGISI लगाने का फैसला कर चुके थे। मोहतरमा बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा डायरेक्टोरेट ऑफ कॉम्बैट डेवलपमेंट के सरबराह रहे थे। ये इदारा एटमी प्रोग्राम और जोहरी तंजीबात का निगरान है और उसे अब स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न कहा जाता है। इस दौरान शुमाली कोरिया ने जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को रिश्वत देने की पेशकश की। शुमाली कोरिया के जनरल कैंग जो सफारत खाने में दिफाई अताशी थे, वह जनरल ज़ियाउद्दीन के दफ्तर में आए और डॉलरों से भरा बैग इन्हें थमा दिया जिसमें $5 लाख थे। जनरल ज़ियाउद्दीन ने पूछा तुम इतनी बड़ी रकम मुझे क्यों दे रहे हो? जनरल कैंग ने कहा हमारी हुकूमत इन तमाम फ़ौजी अफसरों में पैसे तकसीम कर रही है जो दफाई ताउन से मुतल्लक बातचीत का हिस्सा हैं। जनरल ज़ियाउद्दीन ने फ़ौरन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को आगाह किया, जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकर से बात की और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ जनरल अली कुली खां के ज़रिए ये रकम वापस कर दी गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार छोड़ने पर कैसे मजबूर हुए और अफवाज पाकिस्तान की कमान जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जनरल कियानी को कैसे मुंतकिल हुई, ये सब
मालूम हो सकेगा। अगली किस्त में उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद।